नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मिली चौबे। आपका फिर से स्वागत है हमारे लाइव में। एक बार फिर से हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की सियासत को लेकर। राजस्थान में सियासत जो है वो काफी गर्मा गई है जब से ईडी की छापेमारी अशोक गहलोत के करीबियों के घर पर हो रही है। यहाँ तक कि अशोक गहलोत के बेटे तक को समन दे दिया गया है ईडी की ओर से। तो ऐसे में हमारे साथ मनु सर जुड़ चुके हैं। हम मनु सर से जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो ईडी की छापेमारी कल गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर हुई है, इसका क्या असर होने वाला है आने वाले विधानसभा में, जो चुनाव होने हैं विधानसभा के, उस पर क्या असर होने वाला है? और इससे क्या कांग्रेस को नुकसान हो सकता है या बीजेपी को फायदा कितना हो सकता है इस ईडी के छापेमारी के बाद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है राजस्थान के अंदर एक पेपर लीक को बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। यानी पेपर लीक से जुड़े हुए जो मसला था उसको लेकर के ही ये छापेमारी हुई है और सीकर के अंदर छापेमारी हुई। इससे पहले कल जो सीकर में छापेमारी हुई, एक जयपुर में गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर हुई। उनके एक रिश्तेदार है, गोविंद सिंह डोटासरा की भांजी है, उनके यहाँ पर हुई। तो ये छापेमारी उसी कड़ी का एक अंग है जिसके अंदर पहले जो यहाँ पर पेपर लीक मामले में जो लोग पकड़े गए थे, जिसके अंदर बाबूलाल कटारा है और जो शेर सिंह है, इन सबको पकड़ा था। साथ में कलाम जो इंस्टीट्यूट है सीकर का, एक उसके ऊपर उंगलियां उठ रही थी और किसी न किसी रूप में बताया जा रहा था कि कलाम इंस्टीट्यूट जो है उसके संबंध या तो गोविंद सिंह डोटासरा के किसी रिश्तेदार से या उनके बेटों के किसी से संबंध हो सकते हैं। प्रॉक्सी कंपनियां जो बनती है, शेल कंपनियां बना करके कहीं पैसा ट्रांसफर करने की बात ईडी के सामने आ रही थी और जो शिकायतें की गई थी, लेकिन अभी तक उसका कोई खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन ये तमाम जो मुद्दे हैं उसको जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव से एन वक्त पहले माना जा रहा है कि अब की बार आने वाले विधानसभा चुनाव में यूथ को टारगेट करते हुए एक पेपर लीक का जो बड़ा मुद्दा बनाना चाह रही है कि राजस्थान के अंदर जो आरपीएससी के थ्रू एग्जाम हुए, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड के थ्रू एग्जाम हुए, उसके करीबन 19 पेपर लीक हुए हैं और उसके अंदर लाखों छात्र जो है उन्होंने उसके अंदर फार्म भरा था और वो पेपर लीक हो जाने के कारण से परीक्षाएं रद्द होती है और लंबा चौड़ा इन्वेस्ट भी छात्रों का हो जाता है, तैयारी करते हैं, समय खराब होता है। इन सबको एक मुद्दा बनाना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी और इसी को लेकर के मैदान में उतरना चाहती है। प्रधानमंत्री के जितने भी दौरे हुए पिछले दिनों, उसके अंदर साफ तौर से उन्होंने इसी बात का ऐलान किया कि राजस्थान के अंदर जो युवा छात्र हैं उनके भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ हुआ है और इसमें पेपर लीक मामले में जो भी लोग हैं उनको मैं पाताल से भी निकाल लाऊंगा। एक ये सीधे तौर पर चेतावनी थी कि जितने भी लोग इसके अंदर दोषी होंगे उन सबके नाम उजागर किए जाएंगे। तो ये एक बड़ा मुद्दा बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इसको बड़ा एक हथियार के रूप में मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसमें कुछ और खुलासे अगर ईडी के माध्यम से होते हैं तो उसको एक बड़ा मुद्दा बना सकती है। दूसरी बात रही कि किसको फायदा किसको नुकसान, तो एक तो सिंपैथी गेन करना, यानी जो सीधे तौर पर कांग्रेस जो है, जो कल जिस तरह से छापे पड़े और छापे के बाद में कोई अभी तक ईडी की ओर से ये नहीं आया कि क्या कुछ उसमें मिला है। इसी बात को कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा बना रही है कि जब उनके यहाँ कुछ मिला ही नहीं है अभी तक, तो इसको क्या कुछ कह सकते हैं। यानी सीधे तौर पर केवल छापेमारी और उसके बाद में इसमें कुछ भी नहीं मिलना। आज जो गोविंद सिंह डोटासरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे यहाँ लंबी सर्च हुई, जयपुर में उनके आवास पर हुई, इसके अलावा सीकर में हुई, लेकिन 12 घंटे की सर्च हुई, लेकिन जो कुछ अगर केवल वहां से लिया गया है तो उनके दोनों बेटों के मोबाइल और गोविंद सिंह डोटासरा का मोबाइल, इसके अलावा वहां से कोई भी दस्तावेज या और कुछ वहां से कुछ भी नहीं मिला है। इस तरह का बयान गोविंद सिंह डोटासरा ने दिया है। तो एक पब्लिक के बीच में एक मैसेज देकर के गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस ये मैसेज भी देना चाह रही है कि जब कुछ मिला ही नहीं है तो ऐसी स्थिति के अंदर ईडी को खुलासा करना चाहिए कि उनके यहाँ से क्या कुछ मिला है। और आज भी गोविंद सिंह डोटासरा साफ तौर पर नकार गए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा और मेरे परिवार का या किसी का भी पेपर लीक मामले से कोई भी संबंध या जो सीकर के अंदर जो कलाम इंस्टीट्यूट है जिसके लिए ये आरोप लगाए जाते रहे कि उनके किसी निकटवर्ती रिश्तेदार से संबंध है, वहां भी उनका कोई संबंध नहीं है। तो सीधे तौर पर वो नकार दिया है उन्होंने। अब तो ईडी के ऊपर है कि वो किस तरह की जांच निकाल करके सामने लाती है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार टारगेट करते आए हैं जो केंद्रीय जांच एजेंसियां, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, उनको लगातार अपने निशाने पर रखते हैं। और आज भी उन्होंने जो भूपेश बघेल है, जो उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया था भूपेश बघेल ने, उसी बयान को यहाँ पर दोहराया। यानी ईडी जो है कुत्ते की तरह घूम रही है, लेकिन इसको जैसे ही चलाने लगे लोग तो साफ तौर पर वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्थिति साफ करी कि ये बयान मेरा नहीं है, ये भूपेश बघेल जो है मुख्यमंत्री उनका बयान है। और रायपुर के अंदर लोग, ईडी के लोग जो है मकान किराए पे लेकर के रह रहे हैं और लगातार छापेमारी कर रहे हैं। यानी ईडी के कर्मचारी अधिकारी वहां मकान ले चुके हैं और वहीं पर लगातार उनको सरकार के लोगों को
और वहां जो अधिकारी है उनको परेशान किया जा रहा है, यानी बयान सीधे तौर पर उनका ये था। दूसरी बात, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी भी यही कहा है कि लगातार जो घोषणाएं हो रही है, कांग्रेस सरकार जो घोषणाएं कर रही है, उनको कहीं ना कहीं दबाने के लिए या उनका प्रभाव जनता के बीच में ना जाए, एक जो नेगेटिव परसेप्शन बनाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन फिर भी जो है मजबूती के साथ में वो लड़ाई लड़ेंगे। अब आई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे की बात, यानी जो वैभव गहलोत है उनको भी ईडी ने सम्मन दिया है। वैभव जी गहलोत को सर, जी कहना है सर। कि जी बिल्कुल, फतेहपुर के अंदर कल जो उनका बयान सामने आया था उसमें साफ तौर से उन्होंने कहा है कि 10 से 12 साल पुराना मामला था जिसकी जांच चल रही है। उस जांच में 10 से 12 साल के बीच में कुछ भी नहीं किया गया, यानी कोई ना उनको नोटिस दिया गया ना उनको सम्मन दिया गया। अब अचानक से कल उनको एक सम्मन मिलता है परसों, और उनको केवल 24 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली ऑफिस में तलब किया गया। तो कल वो सर कहीं मैं चुनाव आपसे प्रचार के दौर मौके जी पर, जी बिल्कुल आप पूछिए। जी सर, इस पर आपसे मुझे ये इस बात से भी जुड़ी एक जानकारी लेनी थी कि ये जो तारीख है वो कल तक ये थी कि 26 को होना है, फिर तारीख बदल गई 27, यानी आज का दिन चुना गया। लेकिन सर अभी की जो लेटेस्ट खबर आ रही है उसके अनुसार 30 तारीख रखी गई है। तो सर ये तारीखों में बदलाव हो रहे हैं ईडी की ओर से, या फिर अशोक गहलोत जो है वो इसको देखिए टालने की कोशिश कर इस रहे हैं? देखिए, अशोक गहलोत का सीधे तौर पर संबंध से कोई वास्ता नहीं कहा जा सकता। ये सीधा वैभव गहलोत का मामला है। वैभव वैभव गहलोत, गहलोत जो जी। है, ये जो है एक पहले इनका जो व्यवसाय बताया गया था, ये जो टैक्सी गाड़ियां जो होती है उनका जी एक बड़ा जी व्यवसाय था इनका। दूसरी बात, एक जो होटलियर हैं, बड़े होटल्स जो हैं इनके पार्टनरशिप के अंदर चलते हैं। तो इसी बात को कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी क्लियर किया था। एक रतनलाल शर्मा नाम के जो व्यक्ति हैं उनके साथ में मिलकर के इनका व्यवसाय था। बाद में पार्टनरशिप में वो अलग अलग हो गए हैं। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं सीधे तौर पर जो लगाए गए हैं क्योड़ीलाल मीणा और जो अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जो शिकायत की गई है ईडी में, वो ये है कि जो इनके होटल व्यवसाय, टैक्सी व्यवसाय, उनसे करीबन 100 करोड़ रुपए मॉरिशस में एक अलग सेल कंपनी में जी जी ट्रांसफर किए गए हैं। ये सारे आरोप लग रहे हैं। तो अब उसके ऊपर साफ तौर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कह दिया है कि वो पार्टनरशिप में थी कंपनी, और पार्टनरशिप के बाद में अलग अलग हुए। उसके बाद में दूसरे पार्टनर ने क्या कुछ किया है वो उसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर ये कह दिया है कि जो भी लड़ाई होगी हम लोग लड़के मिलके लड़ेंगे। तो वैभव गहलोत ने कल जो आप समय का पूछ रहे हैं, तो वैभव गहलोत का साफ तौर पर कहना था कि 10 से 12 साल पुराना मामला है, लेकिन अचानक से उसके ऊपर उनको नोटिस दिया जाना और 24 घंटे के अंदर ही तलब करना, इसके बारे में वो अपने वकीलों से बात कर रहे हैं। इसकी जो लीगली राय है वो ली जा रही है। तो उन्होंने समय बढ़ाने की मांग करी थी। बेसिकली तो माना जा रहा था कि वो आज ईडी के दफ्तर पहुंच सकते हैं, लेकिन जी अभी आज भी नहीं है। अब ये बताया जा रहा है कि 30 तारीख को वो दिल्ली पहुंच करके और अपना जवाब जो है जो वकील हैं उनके उनके माध्यम से तैयार करवा करके वो जवाब पेश कर सकते हैं, और वो खुद भी ईडी के सामने जाकर के जो भी सवाल जवाब होंगे उसका जवाब दे सकते हैं। जी। सर अशोक गहलोत के जो बेटे हैं वैभव गहलोत, उनका ये भी कहना था कि इतने समय से जो ईडी है वो बैठी हुई थी, वो इंतजार कर रही थी, और जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, चुनाव इतना नजदीक आ चुका है, 1 महीना भी नहीं रह चुका है अब राजस्थान में विधानसभा चुनाव के मतदान को लेके, तो उसके इतने चुनाव की तारीख के इतने करीब आने के बाद ईडी ने अचानक से समन भेजा है और हमारे करीबियों के घर में छापेमारी की है। तो ये सीधा सीधा जो विपक्ष है वो हम पर निशाना साधने की कोशिश कर रही है। अशोक गहलोत के बेटे यानी वैभव गहलोत ने ये बयान दिया, तो इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, सच्चाई की बात तो अलग है, लेकिन एक जो चुनाव से पहले ऐन वक्त पहले जो ईडी की कार्रवाई है, इससे आम पब्लिक में भी एक परसेप्शन जो कांग्रेस जी बनाना चाह सर। रही है, वो चुनावों के माध्यम से बनाना चाह रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ईडी का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, कांग्रेस का जो कहना है कि ईडी का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो चुनाव से ऐन वक्त पहले इस तरह की कार्रवाइयां करना, और वो भी पॉलिटिकल लोगों पर, जिसके अंदर सीधे तौर जी पर जिसमें वैभव गहलोत का नाम आ रहा है। दूसरी बात, गोविंद सिंह डोटासरा का नाम आ रहा है। जी सर। इससे पहले जो किया गया वो दिनेश कोडनिया, जो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काफी नजदीकी हैं, डूंगरपुर के रहने वाले हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की गई। तो ये तमाम जो पॉलिटिकल लोगों पर जब कार्रवाई होती है तो उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, और कांग्रेस इसको एक बड़ा हथियार बना करके मैदान में उतरना चाहती है। एक सिंपैथी गेन की जो बात आती है वो एक कांग्रेस को मिलती जा रही है। जिस तरह का लोगों को परसेप्शन बन रहा है कि चुनाव से ऐन वक्त पहले अगर इस तरह की कार्रवाइयां होती है तो उसको लेकर के एक नेगेटिविटी उस संस्था के प्रति वो सामने आने लगी है। लोग जो सवाल उठा रहे हैं वो ये है कि चुनाव से ऐन वक्त पहले ये इस तरह की कार्रवाइयां की जाना क्या उचित है। इस तरह के लोगों के परसेप्शन निकल करके आ रहा है। अब इसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस उठाना चाहती है, यानी वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, अपने
जो उनके नेता हैं उनके बीच में। अब इस मुद्दे को लेकर के वो जनता के बीच में जाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कल भी बड़े प्रदर्शन हुए थे ईडी कार्यालय के यस, बाहर जयपुर के अंदर, और आज फिर से ईडी के कार्यालय के यस, बाहर बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसके अंदर कांग्रेस के जो यहाँ के सह प्रभारी हैं अमृता धवन है, जी, यहाँ के जो अभी जो मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास वो इसके अंदर शामिल हुए, एमएलए जिसके अंदर शामिल हुए, तमाम लोगों ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करी और केंद्र सरकार के ऊपर सीधे तौर पर आरोप इस ईडी के बेजा इस्तेमाल करने का लगाया उन्होंने। जी। सर कहीं भी ईडी की रेड होती है तो सीधा सीधा विपक्ष को यानी जो भाजपा है उसको टारगेट किया जाता है। और जैसे ही ईडी की रेड अशोक गहलोत के बेटे मतलब अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को समन मिला, फिर गोविंद सिंह डोटासरा के घर में कल 12 घंटे तक छापेमारी हुई। इसमें कांग्रेस का यही कहना है क्योंकि अशोक गहलोत ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस इतने 2 दिनों में 2 बार कर लिया, कल एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और आज फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। और अशोक गहलोत का ये भी कहना है कि ईडी मत सड़क सड़क के कुत्तों की तरह ईडी घूम रही है और जब भी चुनाव नजदीक आते हैं ईडी की छापेमारी शुरू हो जाती है, तो ये विपक्ष की चाल है। तो ऐसे में सर जो कांग्रेस है वो बीजेपी की जो छवि है वो बिगाड़ना चाहती है, ये कह के कि जो बीजेपी है वो ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। देखिए, इसको चुनावी हथियार बनाना चाह रही है कांग्रेस सीधे तौर पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो आपने बताया कि ईडी जो है कुत्ते की तरह घूम रही, ये बयान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं उनके बयान को उन्होंने दोहरा करके यहाँ पर दिया था। दूसरी बात, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो ईडी को पाकिस्तान से जो टिड्डी दल आता है, जो यहाँ पर जी, अगर कोई फसल फसल कुछ हुई हुई है उस पर अगर टिड्डी दल आकर के बैठ जाता है तो फसल चौपट हो जाती है। यानी उनका सीधे तौर पर कहना था कि कांग्रेस जो तैयारी कर रही है, जो लंबी चौड़ी घोषणाएं कर रही है जिसके माध्यम से चुनाव जीतना चाहती है, वो जो फसल जो कांग्रेस बो रही है उसको पाकिस्तान से जैसे जिस तरह टिड्डी दल आता है वैसे ईडी आकर के उन सबको खत्म करना चाह रही है। सीधे तौर पर उनका बयान ये था कल भी। और आज भी जो जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने लंबी चौड़ी दो घोषणाएं पहले प्रियंका गांधी से करवाई जिसके अंदर महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए सालाना जाएंगे। दूसरी बात, तो फिर ग्रामीण से क्षेत्र के अशोक अंदर गहलोत जो ने सिलेंडर जो है हाँ वो जी, जाएंगे। तीसरी बात, हम्म, आज 5 बड़ी घोषणाएं और करी है, तो जी सीधे सर आज 5 बड़ी का ये था घोषणाएं कि की जैसे गई है। जैसे अगर घोषणाएं जो आती है हम्म, तो उसके बाद में अगर इस तरह की कार्रवाइयां नेताओं के ऊपर की जाएंगी तो उसका सीधे तौर हम्म, पर जो परसेप्शन बनता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अनुसार वो एक नेगेटिव बनता है। जी। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना कुछ शेयर करने के लिए। और ईडी से जुड़ी छापेमारी कब अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को बुलाया जाएगा और क्यों बुलाया जाएगा। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आखिर अशोक गहलोत के जो बेटे हैं वैभव गहलोत उनको ईडी से समन किस लिए मिला है। जो उनके फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े कुछ नाम आ रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज उन्होंने मनी जो करवाया है उसकी वजह से ईडी ने समन भेजा है, कुछ बड़े ट्रांजैक्शन हुए हैं उस वजह से ईडी ने वैभव गहलोत को समन भेजा है। तो इसमें कितनी सच्चाई है सर, क्या इसी वजह से ईडी ने उन्हें समन भेजा है। देखिए, ये तो जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह की बात निकल करके सामने आ रही है, जो शिकायतें की गई है अपन उसके आधार पर बात कर सकते हैं। उनके दो तरह के बिजनेस बताए गए हैं। सबसे पहले तो उनका टैक्सी का एक बिजनेस बताया गया है जी सर। जिसके अंदर जो प्राइवेट टैक्सीज चलती हैं उसका उन्होंने कारोबार किया हुआ है। दूसरा जो उनका कारोबार है होटेलियर का है, जैसे उनके अंदर फेयरमाउंट होटल है, वो उनके पार्टनरशिप के अंदर एक हाँ रतनलाल जी सर। शर्मा करके है, उनके साथ में मिलकर के उन्होंने कारोबार शुरू किया था और उसी कारोबार को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। फेयरमाउंट होटल पे पहले भी जो है जांच हो चुकी है और रतनलाल शर्मा के यहाँ भी जांच हो चुकी है, और वहां से जो कुछ दस्तावेज मिले होंगे उसी के आधार पर शायद ईडी जो है आगे की पूछताछ पड़ताल जो है वो वैभव गहलोत से करना चाह रही है। इसी कारण से उनको सम्मन दिया गया है। लेकिन चुनाव से एन वक्त पहले जिस तरह कार्रवाई की गई है उसको लेकर के काफी सियासी घटनाक्रम हो रहा है। बड़ा जो उनकी जांच जो बताई जा रही है वो केवल उनके जो बिजनेस कारोबार जो हैं जिसके अंदर होटेलियर जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा जो टैक्सी वाला कारोबार है, उन सबसे जुड़े हुए जो मामले हैं उनको लेकर के ईडी जो है उनसे पूछताछ करना चाहती है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, लाइव में हमारे दर्शकों को छापेमारी से जुड़ी इतनी सारी जानकारी देने के लिए। ऐसी तमाम अपडेट जो भी राजस्थान की सियासत से जुड़ी आती रहेगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।